बहाने विद्याकुल परिवार में। कैसे आप सभी के सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 8 कोशिका जीवन की इकाई का एक नया टॉपिक, जिसमें कि आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा अंतःझिल्लिका तंत्र यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आज की क्लास पढ़ने से पहले थोड़ा सा कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी का रिवीजन करते हैं। आप सभी को मैंने कल बताया था कि आपकी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। सभी को क्लियर था कि जब हम बात कर रहे थे, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं सभी को पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिका की जब हमने बात करी थी तो ये आपकी दो प्रकार की थी। कौन कौन सी हो जाती है? यूकैरियोटिक की कोशिका का मतलब ये है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है, और केंद्रक उपस्थित आपकी कौन सी कोशिकाओं में होता है? पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका जो कि आपके पादपों में उपस्थित होती है। दूसरी आ जाती है आपकी कोशिका जिसे हम कहते हैं यहाँ पर जंतु कोशिका। तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका, एक पादप कोशिका होती है और एक होती है आपकी जंतु कोशिका। जब हमने बात करी थी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आखिर डिफरेंस होता क्या है, तो डिफरेंस में हमने जाना था कि कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन वो जो संरचना है वो कभी भी आपकी जंतु कोशिकाओं में आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमने कहा था जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की मैंने बात करी थी। तो ये जो कोशिका भित्ति है ये आपकी पादप कोशिका में तो उपस्थित है, लेकिन अगर आप जंतु कोशिकाओं की संरचना को देखोगे तो ये इसमें उपस्थित नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। इसी के साथ साथ दूसरा जो यहाँ पर संरचना होती है उसे हम यहाँ पर कहते हैं कि ये होती है आपकी रसधानी की संरचना। रसधानी वो संरचना होगी जो कि आपकी केवल पादप कोशिका में होती है, लेकिन अगर जंतु कोशिका में देखें तो ये जो रसधानी की संरचना होगी ये आपकी इसमें नहीं पाई जाती है। उसी तरीके से अगर तीसरी संरचना को देखते तो इसमें हम कहते हैं कि पादपों में हरित लवक उपस्थित होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना होगी ये भी केवल और केवल आपकी पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। तो ये तीन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग है जो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। और यही संरचनाएं आपकी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद करती है, इनमें डिफरेंस को बताती है। बाकी सारे के सारे जो आपके सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, जितने भी कोशिका अंग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इसी के अलावा आपके और जो संरचना होंगी लयनकाई, लाइसोसोम, ये आपको पादप कोशिका में भी देखने के लिए मिलते हैं और जंतु कोशिका में भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये तीनों के तीनों संरचना आपको केवल और केवल पादप कोशिका में देखने के लिए मिलती है, लेकिन जंतु कोशिका में इन सभी का अभाव होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपकी जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में। अब बात करेंगे आज की क्लास में हम अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पर कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होती है सेल वॉल, एक छोटा सा यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल और केवल किस में उपस्थित होगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि ये यूकैरियोटिक कोशिका में से कौन सी कोशिकाओं में यहाँ पर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो आपका आंसर यहाँ पर पादप कोशिका होगा, क्योंकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। तो कोशिका भित्ति के आधार पर अगर हम देख रहे हैं तो कोशिका भित्ति कैसी होती है। जब हम शैवाल की कोशिका भित्ति देखते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। वहीं अगर हम देखेंगे कि जो और आपके जो पादप होंगे उनकी कोशिका भित्ति में और कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित होते हैं, तो चलिए जानते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो जब भी कोशिका भित्ति का कॉन्सेप्ट आ जाए तो कोशिका भित्ति आपकी केवल और केवल किस में उपस्थित होगी, आपकी कोशिका भित्ति जो उपस्थित होती है वो केवल और केवल आपके पादप की संरचना में होगी। केवल किस में होगी ये संरचना, ये केवल आपकी उपस्थित होती है पादप कोशिका में। ठीक है, पादप कोशिका में उपस्थित होती है।
और आप सभी देखोगे जैसे कि मैंने कहा कि जो आपके शैवाल होते हैं, है ना, हमने अभी अभी बात करी, जो क्या होंगे आपके शैवाल होते हैं, उनमें जो कोशिका भित्ति है वो आपकी सेलुलोज की बनी है। उसके अलावा हम देखते हैं जो और अन्य पादप होंगे उनकी में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और भी अन्य पदार्थ की बनी होती है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पर इनमें बात करते हैं आपकी जो कोशिका भित्ति कवक की बात करेंगे तो उसमें काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या क्या कोशिका भित्ति में हमें पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले ये जो कोशिका भित्ति उपस्थित होगी इसकी संरचना मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपकी पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका की जो सबसे बाहर की एक मोटी परत होती है, और ये जो मोटी परत होगी ये क्या करती है, एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण के रूप में काम करती है, जो कि क्या करेगी, यहाँ पर पादप में उपस्थित जो इसकी क्या होगी, जैसे कि हमने कहा कि ये है आपकी सेल वॉल। क्लियर। और सेल वॉल के अंदर आपकी यहाँ पर उपस्थित होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वैक्यूल्स होता है, रसधानी होंगे। इसके अलावा इसमें जो छोटे छोटे हमने बात करी, यहाँ पर राइबोसोम की बात करी, इसके अलावा जो भी कोशिकांग होंगे वो सब इस कोशिका भित्ति के अंदर ही होते हैं। तो एक तरीके से ये जो आपकी कोशिका भित्ति है, हम कह रहे हैं सेल वॉल जो है ये क्या कर रही है, आपकी जो आपका यहाँ पर पादप है उसकी कोशिका को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान कर रही है। कैसे कर रही है, बाहर से एक सुरक्षा कवच की तरह यहाँ पर ढका हुआ है उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और अंदर में उपस्थित जो भी कोशिकांग है उन सबकी रक्षा करने का कार्य कर रही है। तो ये आप सभी ने ध्यान रखना है, इस तरीके से आपकी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की संरचना होती है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण। और कैसी कोशिका भित्ति होती है, निर्जीव आवरण होता है, इसे हम क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहते हैं। हमने कहा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो एक मृत आवरण होता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी, अब ये बात कर रहे हैं शैवाल की, तो शैवाल की कोशिका भित्ति किस किस से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, गैलेक्टोज से बनी होगी, मेनान्स से बनी होगी, खनिज जैसे कि कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इनसे बनी होती है। जबकि अगर हम दूसरे पादपों की बात करेंगे तो उसमें ये सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज की, पैक्टिन की, प्रोटीन आदि की बनी होती है। तो आपको ध्यान रखने की शैवाल की कोशिका भित्ति आपकी सेलुलोज, मेलेक्टेन्स, मेनान्स, ठीक है, खनिज, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब से बना होता है। जबकि अगर हम किसी और पादपों की बात करते हैं तो इनमें ये आपको सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, इन सब की कोशिका भित्ति देखने के लिए मिलेगी। क्लियर। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका क्या होगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो नया पादप होता है, जैसे आपने नया पादप की बात करी, ठीक है, नया नया जो पादप होगा, नव पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कि कोशिका को परिपक्वता के साथ घटती जाएगी, और इसके साथ ही कोशिका के भीतर द्वितीय भित्ति का निर्माण भी होने लगता है। तो जैसे जैसे पादप जब नया रहता है तो वही उसी स्टेज से उसकी कोशिका भित्ति भी बनने स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे उसमें वृद्धि होगी, और वृद्धि के साथ साथ आगे चल करके द्वितीय भित्ति का भी इसमें निर्माण हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर आपकी पादप कोशिका है, और इस पादप कोशिका में सबसे बाहर का ये जो आवरण आपको दिख रहा है मोटा सा, ये ग्रीन कलर का आवरण, ये क्या है यहाँ पर, यही इसकी क्या है, कोशिका भित्ति है, जो कि बाकी अंदर उपस्थित जो भी आपके कोशिकांग है उनकी रक्षा का काम कर रही है। क्लियर। ठीक, इसी के साथ हम ये देखते हैं कि अब आगे हम देखेंगे कि मध्य पट्टिलिका है ना, मध्य पट्टिलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टिन की बनी सतह होगी, और जो आसपास की भिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए और पकड़े रखती है। कोशिका भित्ति मध्य पट्टिलिका में जीव द्रव्य तंतु यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप से स्थित होते हैं, जो कि आपस की कोशिका को, कोशिका द्रव को जोड़ते हैं। देखो, अब जब हम कोशिका विभाजन की क्रिया पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से जो पादप कोशिका होती है, जो ये पादप कोशिका होगी, ये क्या करेगी, जब विभाजन की क्रिया करती है, तो विभाजन की क्रिया जब इनमें होती है तो यहाँ पर इन कोशिकाओं के, जब एक कोशिका जब दो भागों में टूटती है, ठीक है, मानव हम देख रहे हैं
कि ये क्या है, आपकी एक कोशिका है, ये आपकी एक कोशिका है। तो ये कोशिका में एक पहले क्या बनेगी, बीच में खांच सी हम बनाते हैं, तो ये जो संरचना होगी ये मध्य पट्टिलिका होगी। यहाँ पर इन दोनों, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, इन दोनों के मध्य में जो क्या होगा, यहाँ पर कोशिका द्रव आपस में जो जुड़ा है इन दोनों कोशिकाओं का, जो कि क्या कर रहा है, पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटर। एक तरीके से क्या कर रहा है, जो आपकी जीव द्रव्य है उन दोनों के मध्य में स्थित होता है और आसपास के उनमें क्या है, कोशिका द्रव्य को जोड़ने का काम करता है। तो वो संरचना जो होती है मध्य की, इस संरचना को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोशिका भित्ति में हमें केवल यही बातें जाननी है। तो क्लियर हो गया है कोशिका भित्ति। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र के ऊपर, जो कि आप सभी को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, हम किस में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अंतःझिल्लिका तंत्र, यानी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर बात है। अब ध्यान से देखिए क्या होते हैं। हमने यहाँ पर केवल अभी एक अंग की बात कर ली, कोशिका भित्ति की। अब हम आ जाते हैं जो आपकी यूकैरियोटिक के अंदर आंतरिक अंग उपस्थित होते हैं। आंतरिक अंग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक अंतःझिल्लिका तंत्र दिया जाता है, जो कि आपके अलग अलग कोशिका अंगों से बना होता है। और ये जो अंग होंगे ये आपस में मिल करके एक कार्य को संपन्न कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि जब हमारे अंग आपस में मिलते हैं तो वो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि हमारे अंग, जैसे कि हमारा जो आपका ये जो आपकी ग्रसनी है, ग्रास नाल है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो ये सारे के सारे अलग अलग अंग है। लेकिन जब ये आपस में मिले और इन्होंने एक विशेष प्रकार का काम करा, क्या काम करा, खाने को पचाने का काम करा, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ये जो एक तंत्र का निर्माण हुआ इसे हमने पाचन तंत्र कहा, है ना। मुख के द्वारा हमने खाना खाया, उसके बाद ग्रास नाल वो उसको आमाशय तक ले गई, आमाशय ने उस भोजन का पाचन करा, फिर वो खाना आपकी छोटी आंत में गया, छोटी आंत में अवशोषण हुआ, जो भी अपशिष्ट बचा वो कहाँ आएगा, मलाशय में आएगा। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि अंगों ने क्या करा, यहाँ पर एक पूरे काम को यहाँ पर लास्ट में अंतिम परिणाम दे दिया, है ना। तो ये सारे अंग ने मिलकर के तंत्र की तरह काम करा। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि अंतःझिल्लिका तंत्र में आपके अलग अलग अंग होते हैं और ये क्या होंगे, क्योंकि हमने कहा कि ये कोशिका के अंदर है, अंतः मतलब होता है कोशिका के अंदर, और साथ ही साथ हमने कहा झिल्लिका, यानी कि ये वो अंग होते हैं जिनमें झिल्लियां प्रेजेंट होती है। ऐसे कोशिकांग जिनमें झिल्ली युक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अंतःझिल्लिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके अंतर्गत हम आपके अलग अलग अंगों को पढ़ेंगे और उनमें उनकी संरचनाओं में झिल्लियां आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब जब बात करें हम अंतःझिल्लिका तंत्र की, तो ये आपकी पादप कोशिका में भी पाई जाते हैं और जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने आप सभी ने कि जो अंतःझिल्लिका तंत्र होगा वो आपकी पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं। क्लियर बात है, ठीक है। और ये किस में पाए जाएंगे आपकी, ये आपके जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में भी क्या होंगे, पाए जाएंगे, और ये विशेष प्रकार से कार्य को संपन्न करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो जो आपके अंग होते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र वो कौन कौन से होंगे। तो जब भी हम बात करेंगे अंतःझिल्लिका तंत्र के, तो ये आपकी होती है, एक होती है आपकी अंतःद्रव्य या प्रद्रव्य जालिका होती है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। दूसरा जो अंग होता है इसे हम कहते हैं यहाँ पर गोल्जी उपकरण, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है, गोल्जी गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी कहेंगे।
उसके बाद अगर बात करते तीसरे अंग की तो इसको हम कहते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम कहेंगे और या फिर हम लयनकाय कहते हैं, ठीक है, लाइसोसोम। क्लियर? तो ये तीनों के तीनों जो अंग होंगे ये आपकी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं और ये मिल करके आपका अंतःझिल्लिका तंत्र की संरचना का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये तीन अंग आपके पादप और जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। लेकिन एक और बात ध्यान रखने की, पादप कोशिका में एक और अंतःझिल्लिका तंत्र पाया जाता है जिसे कहते हैं रसधानी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एक और अंतःझिल्लिका तंत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, चौथा जो अंग है रसधानी उपस्थित होती है जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। ये केवल और केवल किसमें होगी, आपकी पादप कोशिका में होती है। तो इतनी बात आप सभी ने ध्यान रखना है कि जो जंतु कोशिका है उसका जो अंतःझिल्लिका तंत्र बना है वो तीन अंगों से बना है, एक अंतःद्रव्य जालिका से, गोल्जी उपकरण से और तीसरा जो होगा वो आपका लाइसोसोम है। लेकिन जब हम पादप कोशिका की बात करेंगे तो पादप कोशिका में अंतःझिल्लिका तंत्र आपकी चार संरचनाओं से बना हुआ है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और लास्ट कौन सी है यहाँ पर, रसधानी। तो ये डिफरेंस होगा आपकी जंतु और पादप कोशिका में। तो ये ध्यान रखना कि जंतु कोशिका में आपके ये तीनों अंग उपस्थित होते हैं। क्लियर बात है, ये तीनों अंग जंतु कोशिका में होंगे। लेकिन जब हम पादप कोशिका की बात करेंगे तो पादप कोशिका में आपको ये चारों के चारों अंग देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, तो इसको ध्यान रखना है। अब अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में एक एक करके सारे अंगों की संरचना पढ़ते हैं और उनके कार्यों को देखते हैं। क्लियर? चलिए देखिए जरा, हम बात करते ये रहे आपके, देखो संरचना में ये सबसे पहले आपका ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका गोल्जी बॉडी की संरचना है, ये आपके लाइसोसोम की संरचना है और ये आपकी जो मध्य में आपको दिख रही है ये आपकी क्या है, वैक्यूल्स की संरचना है, रसधानी की संरचना। तो इस तरीके से ये आपके क्या है, अंतःझिल्लिका तंत्र है जिनकी संरचनाओं में आपको झिल्लियां देखने के लिए मिलेगी। अब बात करेंगे, सबसे पहले आपका आ जाता है अंतःद्रव्य जालिका जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जानते हैं कि क्या होता है, कैसी संरचना होती है। चलिए ध्यान से सुनिए, ये जो अंतःद्रव्य जालिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये जो संरचना है ये आपकी किस किस में उपस्थित है, चाहे हम पादप कोशिका की बात करें चाहे हम किसकी बात कर रहे हैं, जंतु कोशिका, दोनों में उपस्थित होती है। क्लियर बात है, ठीक है। उसके बाद इसकी संरचना कैसी होती है, झिल्ली युक्त होती है, इसलिए हमने इसको अंतःझिल्लिका तंत्र में रखा है ना। संरचना की बात करेंगे तो इसमें आप देखोगे ये थैलीनुमा संरचना होती है और साथ ही साथ कैसी होती है, नलिकाकार संरचना में होती है, नलिकाकार संरचना होती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो संरचना होगी वो क्या होती है, आपकी केंद्रक से सटी हुई होती है, केंद्रक से क्या होगी, चिपकी हुई होती है, यानी कि सटी हुई होती है। तो अगर हम कोशिका के अंदर है ना, हम क्या देख रहे हैं, ये हमने कहा ये हमारी कोशिका है। तो कोशिका के अंदर मैं अंतःप्रद्रव्य जालिका को, जिसे मैंने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रही हूं। तो जब मैं इसकी संरचना देखूंगी तो आप सभी को पता है कि चाहे जंतु कोशिका या पादप कोशिका है, हमने कहा ये कोशिका और इसके अंदर आपका केंद्रक उपस्थित होता है। क्लियर बात है, ये संरचना किसकी, आपकी केंद्रक की है, यानी कि न्यूक्लियस की है। तो केंद्रक से सटी संरचना मैंने कही, और कैसी संरचना है, नलिकाकार और थैलीनुमा। तो ये जो अंतःद्रव्य जालिका है ये केंद्रक से सटी हुई संरचना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हम देखेंगे कि कुछ क्या होती है, इस तरीके से ये आपकी क्या है, संरचना होती है किसकी, अंतःद्रव्य जालिका की, जो कि केंद्रक से जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरे अंतःझिल्लिका तंत्र बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, एक अंग आपका ये आ गया है, ER आ गया है,
इसी के पास यहाँ पर आप देखोगे गोल्जी उपकरण उपस्थित होता है, ठीक है। इसी के पास आप देखते हो यहाँ पर क्या होता है, गोल्जी उपकरण की संरचना भी उपस्थित होती है, क्लियर। और फिर इसमें आप देखोगे लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे करके ये पूरी संरचना आपकी बनी होती है। लेकिन यहाँ पर हमें गौर करना है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो आपका ER है इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से संरचना होती है। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम जो होता है वो एक तरीके से संश्लेषण करने का होता है, ठीक है। संश्लेषण किसका संश्लेषण करेंगे, ये करते हैं लिपिड्स, ठीक है, लिपिड व प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का क्या करेंगे, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करेंगे, क्लियर बात है। अभी इतना ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि अंतःद्रव्य जालिका के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं कि जो अंतःद्रव्य जालिका होती है, ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका की जब मैं बात करूंगी तो ये आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। किस आधार पर, राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार की होगी। अगर इनकी संरचना में राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम इसको कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम होगा तो वो थोड़ा खुरदुरा होगा, है ना, खुरदुरा बनाएगा उस अंतःप्रद्रव्य जालिका को, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। तो एक होता है आपका खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका, द्रव्य जालिका होती है, और ये वो संरचना है जिसमें क्या उपस्थित होते हैं, आपके राइबोसोम उपस्थित होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइबोसोम उपस्थित होंगे, इसलिए वो कैसी है, आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लियर। दूसरी बात करते, दूसरी हम उसको कहते हैं यहाँ पर कैसी, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी यानी कि स्मूथ, स्मूथ अंतःप्रद्रव्य बोलो या द्रव्य बोलो, प्रद्रव्य जालिका, क्लियर। और इसमें आप क्या देखोगे, ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसमें जब भी हम राइबोसोम की बात करेंगे तो ये राइबोसोम कैसा होता है, अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें राइबोसोम की कोई संरचना उपस्थित नहीं होती है। यानी कि इस संरचना में आप जैसा कि देख रहे हो ये केंद्रक है, और केंद्रक से जुड़ा यहाँ पर क्या है, ये आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। तो हम यहाँ पर ये अंतःप्रद्रव्य जालिका को दिखा रहे। तो इसकी संरचना में अगर क्या उपस्थित है, राइबोसोम उपस्थित है, तो इसका मतलब ये क्या होगी आपकी, ये आपकी राइबोसोम की संरचना, तो ये आपकी कैसी होगी, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी। ये हमने रेड कलर से राइबोसोम बना रखे। आप यहाँ पर भी देखोगे रफ विथ राइबोसोम, यानी कि ये देख रहे हैं आपको, ये जो संरचना है ये क्या कर रही है, यहाँ पर राइबोसोम है, इसलिए ये क्या करेगी, यहाँ पर खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाएगी। जबकि दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं, ये केंद्रक है और इसमें हम अंतःप्रद्रव्य जालिका की संरचना बना रहे हैं। तो ये हमने संरचना बनाई, लेकिन आप क्या देखोगे, इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी राइबोसोम उपस्थित नहीं है। तो ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी ये कहलाती है आपकी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाएगी। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है, एक तो राइबोसोम का डिफरेंस है, और जैसा कि मैंने कहा कि अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम है संश्लेषण का। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ठीक है, खुरदुरी, ठीक है, खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका की अगर बात कर रही हूं, क्योंकि इसमें राइबोसोम है तो ये किसका संश्लेषण करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये क्या करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करते हैं, क्लियर बात है। और वहीं अगर हम स्मूथ की बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी कि ये क्या कहलाती है आपकी चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका की बात करेंगे तो क्योंकि मैंने कहा था कि लिपिड का संश्लेषण भी होता है, तो लिपिड का जो संश्लेषण किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाएगा। समझ में आ गया।
आपको जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है इसके ऊपर कोई राइबोसोम की संरचना नहीं है, तो इसलिए ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये होता है आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका, आपके उसके प्रकार और उसकी संरचना। कॉन्सेप्ट क्लियर? इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी लाइन को आप रिवाइज करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज। अब आ जाते हैं हम दूसरे अंग की ओर। ठीक है, दूसरा जो अंग है इसे हम कहते हैं गोल्जी उपकरण, जो कि आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ही पास में उपस्थित होता है। तो चलिए पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि यहाँ पर 1898 में, ठीक है, कब हमने कहा 1898 में जो आपके वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्जी। कौन थे? कैमिलो गोल्जी जो थे, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो आपके तंत्रिका तंत्र था ना, तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें, तंत्रिका तंत्र में क्या देखा था? गोल्जी बॉडी को, यानी कि गोल्जी उपकरण को सबसे पहले देखा था। कब देखा था? ये ध्यान रखना है, 1898 को। हम किसकी बात पढ़ रहे हैं यहाँ पर? गोल्जी बॉडी बोलो या फिर हम इसको गोल्जी काय भी बोलते हैं। क्लियर बात? समझ में आ गया? अब जब हम इसकी संरचना देखेंगे तो कोशिका में कैसी संरचना दिखाई देगी? हम कह रहे हैं ये आपकी कोई सेल है, ये हमने सेल की बात करी। एक संरचना अंतःझिल्लिका तंत्र का हम पढ़ चुके, हमने कहा ये केंद्रक होता है, और यहाँ पर क्या होगा? ये आपकी क्या है? अंतःद्रव्य जालिका, जो कि केंद्रक से सटी हुई होती है। क्लियर बात है? तो इसके पास में ही आपकी कौन सी संरचना होगी? इसके पास में ही आपकी कुछ गोल्जी उपकरण उपस्थित होते हैं। तो ये इस तरीके से कोई संरचना आपको देखने के लिए मिलेगी, इस तरीके से। तो ये जो संरचना होती है, क्लियर, ये जो संरचना आपको देखने के लिए मिलेगी, यही आपकी क्या है? यहाँ पर गोल्जी बॉडी है, गोल्जी काय उपस्थित है। अब देखो होगा क्या, ध्यान से देखिए। हम देख रहे हैं, हमने कहा कि यहाँ पर जो आपका ER था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसने क्या करा? यहाँ पर प्रोटीन और क्या करा? यहाँ पर आपके जो लिपिड्स है ना, P और L में लिख देती हूँ, प्रोटीन और लिपिड से इनका संश्लेषण करा। अब संश्लेषण के पश्चात ये जो आपके ये प्रोटीन और लिपिड्स होंगे, ये कहाँ जाते हैं? गोल्जी उपकरण के अंदर जाएंगे और क्या होने जाएंगे? पैक होने जाएंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गोल्जी उपकरण है वो क्या करेगा? जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन व लिपिड को क्या करेगा? पैक करने का काम करेगा, है ना। उनको क्या करेगा? एक तरीके से पैक करने का काम करेगा। कैसे करेगा वो अभी हम आगे जानते हैं। तो गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी की जब हम संरचना देखेंगे, ठीक है, गोल्जी बॉडी की जब हम संरचना देखते हैं तो कैसी होती है? ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमने कहा हम गोल्जी बॉडी की संरचना देख रहे हैं। तो गोल्जी बॉडी में आपको कैसी संरचनाएं दिखाई देंगी? कुंड की जैसी संरचना दिखाई देती है। कुंड यानी कि आप देखोगे इस तरीके से, इसमें क्या होते हैं? समांतर रूप में इस तरीके से कुंड वाली संरचनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये आप देख रहे हो कि मैं समांतर रूप में ये जो संरचनाएं बना रही हूँ, इन्हीं संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? कुंड कहते हैं। क्लियर बात है? ये जो आप देख रहे हो, ये जो संरचना हम बना रहे हैं, ये किसकी है? आपकी गोल्जी बॉडी के कुंडों की संरचना है। क्लियर? तो ये क्या है? समांतर रूप में विन्यासित समांतर कुंड की संरचना है। ठीक है, कुंड की संरचना है। जब हम देखेंगे कि गोल्जी बॉडी का जो व्यास होता है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो व्यास होगा ना, ये कितना होगा आपका? 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये ध्यान रखने की गोल्जी उपकरण का जो व्यास होगा वो 0.5 से लेकर के यहां तक का जो व्यास है वो कितना है आपका? 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर? ठीक है, और ये जो संरचनाएं हम कह रहे हैं ये किसकी है? समांतर कुंडों की संरचना है। अब हम देखते हैं कि इसमें दो सिरे होते हैं। एक सिरा आप देख सकते हो, ये वाला सिरा है ऊपर का, है ना, तो ये कहलाता है आपका सिस सिरा। सिस यानी कि इसे हम कहते हैं निर्माणकारी सिरा, निर्माणकारी सिरा कहते हैं। क्लियर? ये क्या है? निर्माणकारी सिरा होगा। और दूसरा जो ये बाहर वाला, ये जो नीचे वाला सिरा होता है, इसे हम क्या कहेंगे?
ये कहलाता है आपका ट्रांस सिरा यानी कि ये आपका कहलाता है परिपक्वन सिरा कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, हुआ क्या था यहाँ पर, आपने देखा कि जो आपके क्या होते हैं प्रोटीन और आपके जो लिपिड्स होंगे वो इस सिस सिरे से प्रवेश करेंगे, क्लियर। और सिस सिरे से जाते 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 वो जब बाहर निकलेंगे तो वो कहां से निकलेंगे, ट्रांस से निकलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा वो क्या हो गए हैं, अब परिपक्व हो गए हैं। तो यानी कि यहाँ अंदर इन कुंडों में आपके प्रोटीन और लिपिड्स की पैकेजिंग हुई। तो ये किस रूप में बाहर निकलेंगे, ये जब निकलेंगे प्रोटीन और लिपिड्स तो ये किस रूप में निकलेंगे, आपके ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में निकलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, और क्या निकलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में निकलेंगे, है ना। क्योंकि ग्लाइकोजन जो कि आपका क्या है यहाँ पर गोल्जी काय है, उन्होंने उसको इस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड्स को ग्लाइकोलिपिड्स में पैक करके इनका बाहर यहाँ पर इस तरीके से परिपक्वन कर दिया, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो सिस सिरा से प्रवेश करेंगे और परिपक्वन सिरा से ये बाहर आ जाते हैं। आप इसमें डायग्राम देख सकते हो, ये रहा आपका सिस सिरा, जहां से क्या हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड्स पहुंचे और ये ऐसे ऐसे करके देखो एक स्टेज कुंडों में ऐसी आई कि ये सब पैक हो गए और यहाँ पर ट्रांस सिरे से ये क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये रही आपकी किसकी संरचना, गोल्जी उपकरण की संरचना। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कुछ नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड्स का संश्लेषण करेगा, जो कि सिस सिरे यानी कि जो निर्माणकारी सिरा है वहां से गोल्जी बॉडी में प्रवेश करेंगे और कुंडों में इनका पैकेजिंग हो जाएगा और ये ट्रांस सिरा परिपक्वन सिरा से बाहर आ जाते पैक होकर के ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में। गोल्जी बॉडी की संरचना में आपने देखा कि इसमें एक समांतर कुंडों जैसी संरचना थी और इसमें क्या होंगे, दो सिरे होते, एक सिस और एक ट्रांस सिरा। सिस यानी निर्माणकारी सिरा, ट्रांस यानी कि परिपक्वन सिरा। उसके व्यास की अगर हमने बात करी, कुंडों के व्यास था यानी पूरा जो गोल्जी बॉडी का, तो वो था आपका 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा गोल्जी बॉडी के बारे में। तो इतनी बात आप सभी ने ध्यान रखनी है। आप इन लाइंस को, जो एनसीईआरटी लाइन है, इसको रिवाइज करिए और फिर देखिए कि हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब जब यहाँ पर आपके जो प्रोटीन लिपिड्स वो पैक हो गए हैं, अब वो किसके लिए जाएंगे, यहाँ पर पाचन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर पाचन थैली जिसे हम कहते हैं, जिसको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, वो होता है लयनकाय लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होगा, एक तरीके से पूटी जैसी संरचना है, ठीक है। एक क्या होती है, ध्यान से देखो कि ये जो लयनकाय लाइसोसोम है वो एक पूटिका संरचना होती है जो कि संवेष्ट विधि द्वारा गोल्जी काय में बनते हैं। पृथक्कृत लयनकाय पूटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम्स होते हैं। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है कि लाइसोसोम के अंदर क्या उपस्थित होते हैं। तो ये जितने भी जल अपघटनीय एंजाइम्स होंगे ना, जो कि पाचन करने का काम करते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये किसका कर रहे हैं, जैसे ये हाइड्रोजन का कर रहा है, लिपिड्स का पाचन, प्रोटीन के पाचन के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कार्बोडेज। तो ये सारे के सारे क्या होंगे आपके, ये सारे के सारे जल अपघटनीय एंजाइम्स हैं जो कि इन सारी संरचनाओं का पाचन करेंगे, जो कि प्रकृति में कैसे होंगे, अम्लीय रूप में उपस्थित होते हैं और ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो ये एंजाइम्स किसका पाचन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। तो अगर हम लाइसोसोम की बात कर रहे हैं, तो लाइसोसोम आप सभी को मैंने बता दिया कि लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आत्मघाती थैली के नाम से भी। कभी कभी ये अपनी कोशिका को ही क्या कर लेती है, समाप्त कर लेती है, यानी कि अपनी कोशिका को ही पचा देती है, इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं आपके जितने भी जल अपघटनीय अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं, एंजाइम्स की अगर बात करेंगे तो ये सब किस में पाए जाते हैं, आपके इसी संरचना में, यानी कि आपका क्या होगा, लाइसोसोम में होगा। तो एक छोटी सी संरचना गोल्जी का ही एक पार्ट निकल करके पूटक जैसी संरचना बनाया है इन्होंने, और ये क्या करेगा यहाँ पर, जैसे कि अभी ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन आया ना,
तो उनका पाचन कौन करेगा? तो यहाँ पर जो आपका प्रोटीएज एंजाइम्स था, लाइपेज एंजाइम्स था, ये सब क्या करेंगे? उनका पाचन करेगा। किसके अंदर? इन ऊतकों के अंदर यहाँ पर पाचन की क्रिया होगी। क्लियर? तो ये लाइसोसोम के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये पाचन का काम करेगा। तो इस तरीके से देखो आपके ये काम करते हैं। ये आपका देखो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में आप क्या देख रहे हो? ये आपके क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। ये सब मिल करके आपके अंतःद्रव्य जालिका, अंतः झिल्लिका तंत्र का निर्माण करे। केंद्र के बाहर आप देख रहे हो ये किसकी संरचना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। तो सबसे पहले ये प्रोटीन और लिपिड्स का संश्लेषण कर रही है। उसके बाद यहाँ पर गोल्जी बॉडी के सिस सिरे से एंटर होकर के ट्रांस सिरे से बाहर निकल के ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स निकलेंगे। और फिर जो बाकी संरचना हमने किसकी बात करी? लाइसोसोम की बात करी। वो क्या करेंगे? इसके पाचन का काम करेंगे। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अगर हम किसकी बात करें? जंतु कोशिका में ये तीनों अंग होते हैं, और ये काम करेंगे यहाँ पर अंतः झिल्लिका तंत्र का। तीनों में झिल्लियों की संरचना उपस्थित होती है, तो अंतः झिल्लिका तंत्र की बात करेंगे। अब बस यहाँ पर ध्यान रखना कि पादप कोशिका जब हम पढ़ते तो वहां पर एक एक्स्ट्रा संरचना पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। तो ये भी क्या करेगी? पादप में पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होगी। इसका जो कार्य होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना, अंतः झिल्लिका तंत्र जंतु कोशिका में अंतः द्रव्य जालिका, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम से मिलकर बना होता है, जबकि पादप में ये जो अंतः झिल्लिका तंत्र होगा ये आपके बना होता है अंतः द्रव्य जालिका, गोल्जी बॉडी, साथ ही साथ लाइसोसोम, और इसमें एक और संरचना रसधानी को हम पढ़ते हैं। तो यानी कि पादप कोशिका में 4 अंतः झिल्लिका तंत्र होते हैं, और जंतु कोशिका में 3 अंतः झिल्लिका तंत्र होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जितना भी एनसीईआरटी की लाइन है वो आप रिवाइज करोगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब जितने बच्चे चैनल पर नए हैं, आप सभी के सभी जो हमारा चैनल है साइंस दीवाने विद्याकुल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कौन से नेम से? साइंस दीवाने विद्याकुल नेम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी पीडीएफ नोट्स मिल जाए, क्लास के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कोई भी परेशानी है टेलीग्राम ग्रुप को लेकर के, क्लास को लेकर के, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हो इस हेल्पलाइन नंबर पर। ठीक है? आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।